एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एमसीक्यू का और ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव पार्ट का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है विद द एक्यूरेट आंसर की। प्लीज जाके चेकआउट करिए और कमेंट डाउन करिए कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। जितने मेरे ग्रुप में चैट्स क्रिएट किए गए थे, पोल्स क्रिएट किए गए थे, मैं पोल्स यहाँ पे अटैच कर दूंगी जिससे आपको एनालिसिस मिल पाए कि ओवरऑल कितना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। जो मेरे ग्रुप में बच्चे हैं वो कितना स्कोर करके आ पाए हैं। ऑन एन एवरेज सबका ही पेपर अच्छा हुआ है। ऑन एन एवरेज आई एम टेलिंग यू, जितने लोगों से मैं सुन रही हूँ। बट मैं आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम डे वन, जितनी भी बार मैंने ये हमारे से रिलेटेड वीडियोस को बनाया है, मैंने हर दिन हर चीज में आपको बोला है, प्लीज 70 to 80% पेपर आपका 9th एंड 10th से आएगा। उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए। 11th एंड 12th का पेपर मत इतना फोकस करिए। लोगों ने में से बहुत सारे लोग स्केप्टिकल थे क्योंकि जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है सब आपको बोल रहे थे नहीं 11th पढ़ो, नहीं 11th पढ़ो, नहीं 12th पढ़ो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। 2023 का पेपर देखो, 2023 का पेपर सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड था। ये पेपर मॉडरेट आना ही था। दैट आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग जब हम अपना हायर का क्लास का पढ़ के गए हैं तो वो हमारा केवीएस एनवीएस में हेल्प करने वाला है क्योंकि वहां पे पेपर इतना इजी नहीं आएगा। तो ये बात का क्लैरिटी रखिए कि वहां का लेवल का जो पेपर होगा वो कंपैरेटिवली इससे अच्छा होगा। जो भी एनवीएस केवीएस के लिए वेट कर रहे हो उनके लिए 11th एंड 12th की प्रिपरेशन विल बी हेल्पफुल। तो रिग्रेट नहीं करना है किसी भी बात का। बस ईएमआरएस के पेपर जो दे के आए हो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रिलैक्स हो जाइए। 9th एंड 10th आपने पढ़ा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दिक्कत बस यहाँ पे है कि क्योंकि पेपर इजी आ गया है। अब जब पेपर इजी आ गया है तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। और कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ये होते हैं कि जो स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज अच्छा भी स्कोर कर रहे होंगे ना, वो भी स्केप्टिकल रहते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बड़ा आई नो मिथ है या डाउट में रहते हैं जब तक पेपर क्लियर नहीं आ जाता, आंसर की क्लियर नहीं आ जाती। क्योंकि कट ऑफ तो लिटरली हाई जाएगा। पेपर्स का लेवल बहुत इजी था। एमसीक्यूज बहुत इजी थे। अगर न्यूमेरिकल्स भी पूछा गया है तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है। डायरेक्टली एज इट इज वैल्यू पुट करिए और आंसर को निकाल लीजिए। टाइम मैनेजमेंट बस बहुत इंपॉर्टेंट था। टाइम मैनेजमेंट अगर आप लोग करके आ गए होगे और आप हॉल में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं जितने बच्चों से बात कर रही हूँ उनमें से किसी ना किसी के हॉल में कॉपीज एक्सचेंज हो गई है, कोई ओएमआर गलत फिल करके आ गया है, किसी ने एमसीक्यू का सेक्शन में गलत अटेम्प्ट कर लिया है, किसी ने टाइम मैनेजमेंट की वजह से न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करके आ पाए हैं। ये सारी जो चीजें हैं, जो अनफोर्सीन सिचुएशंस वाली चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा हुई है काफी स्टूडेंट्स के साथ में, जिससे जो बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, वन ऑफ माय पेड स्टूडेंट, वो बहुत ही ब्रिलियंट आंसर्स लिख रही थी, उसके साथ बस ये गड़बड़ हो गई है कि वो ओएमआर गलत फिल करके आ गई है। ओएमआर में उसने अपने रोल नंबर का एक नंबर गलत मिस करके क्वेश्चन बुकलेट का नंबर गलत फिल कर दिया है, जिसकी वजह से एग्जामिनर ने कट करके उसका करेक्ट क्वेश्चन बुकलेट नंबर तो ऊपर लिखवा दिया है। बट क्योंकि हमारी जो कॉपीज चेक होती हैं ओएमआर वाली, वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में जाके चेक होती हैं, तो वहां पे ह्यूमनली कुछ चेकिंग नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई भी एरर फिलिंग में होता है तो डायरेक्टली वो रिजेक्ट हो जाती हैं कॉपीज। समटाइम्स जब जो कॉपीज को रिजेक्ट करते हैं वो लोग, उस पे स्क्रूटनी तब तक होती है, चेकिंग तब तक हो जाती है कि जो कॉपीज वो जो सिस्टम होता है आपका जिसमें चेकिंग होती है ओएमआर की डाल के, वो जितनी कॉपीज को रिजेक्ट करता है उसे ह्यूमनली शायद एक बार देखा जाता है, जितना इंटरनली मुझे पता है। तो उस कंडीशन में अगर जो करेक्शन कर रहा होगा इन्विजिलेटर इवैल्यूएटर जो भी उस टाइम पे होता है, अगर उसमें थोड़ा एम्पैथी होती है तो वो बिल्कुल ही कॉपी को रिजेक्ट नहीं करता है, वो कॉपी को कंसिडरेशन में डाल देता है अगर आपका ऊपर का सीक्वेंस मैच कर जाता है तो इस कंडीशन में समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट बेनिफिटेड, समटाइम्स नॉट। तो ये इट इज एंटायरली ऑन द लक बेसिस कि हो जाए आपका। एंड आई विश कि हो ही जाए। अगर जिसने भी गलत फिल किया है तो पैनिक नहीं करना है। नाउ द कट ऑफ विल बी हाई, यस। एमसीक्यू में 40 एमसीक्यूज में आई वुड सजेस्ट कि 30 to 35 क्वेश्चंस तो मोस्टली ऑन एन एवरेज सब लोगों के अच्छे ही गए हैं। आज जो क्वेश्चंस है उसमें से किसी का छूट गया है, कोई एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, ओवरऑल सही था। मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि 30 to 35 तक जाना चाहिए जहां तक लगता है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज क्योंकि रूल्ड कॉपी मिली थी आप लोगों को, लिमिटेड स्पेस था, हर एक कॉपी के नीचे लाइंस बनी हुई थी और लाइंस के बीच में काफी ज्यादा गैप था। तो उसमें से भी आप लोग कितने पॉइंटर्स लिख के आ पाए होगे, कितने पॉइंटर्स नहीं लिख के आ पाए होगे, वो आपको पता होगा बेहतरीन तरीके से। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली 1 to 1 टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं था, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं थे,
तो जितने भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए होंगे वो मतलब जो आपने रटा है वही आपने पेपर पे उतार दिया होगा, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। क्योंकि पार्ट्स में था क्वेश्चन पेपर, जो मैं हमेशा से बता रही थी कि पार्ट्स में होगा, जो मैंने अपने मॉक्स में भी पार्ट्स में ही कंडक्ट कराया था। और लेकिन वर्ड लिमिट का कोई क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं था, आप लोगों को कितनी वर्ड लिमिट लिखनी थी ये भी नहीं पता था। तो अब आप लोग को जितना लिमिटेड स्पेस मिला था, 7 लाइन मोस्टली एक स्टूडेंट बता रहे थे कि साइ 7 लाइन बिटवीन द दिया हुआ था, तो वो 7 लाइन के बीच में आप जो-जो लिख के आ पाए होंगे, उसमें भी आपने प्रेज़ेंटेशन को अगर बना पाया होगा, जैसे ज़ाइलम फ्लोएम के बीच में जो डिफरेंसेस पूछा था, उसमें आपने अगर टेबल को दिया होगा या फिर जितने भी टेबल वाले डिस्टिंक्शंस थे उसमें दिया होगा, तो आपका प्रेज़ेंटेशन अच्छा होगा और उसमें आपने अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है? ओवरऑल देखा जाए अगर तो मोस्टली आपको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए मार्क्स को। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2-2 में मिलेगा आपको, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और उसमें आपको 1.5 1.25 इसके अराउंड मार्क्स मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट सारे लोगों को। अगर आपने एक्यूरेटली कंटेंट लिखा है, गलत कुछ नहीं लिखा है तो। तो इस कंडीशन में आई वुड सजेस्ट कि आपका 60 में से कट ऑफ ऑलमोस्ट 40 तक जाएगा। 40 टू 45 आप मान के चलो, उसमें चलेगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो 70 तक, 70 टू 75 न्यू कट ऑफ। क्योंकि मैं जितना भी माइनस करके जितना भी कम ले आऊँ कि चलो डिस्क्रिप्टिव में लोगों ने इतना किया होगा, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि 70 टू 75 तो रहना ही रहना है फॉर दिस पार्ट, बिकॉज़ अ, बच्चे जितने बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उन लोगों में से काफ़ी बच्चों का यही मानना है कि मैम पेपर बहुत ईज़ी था, मैम पेपर बहुत अच्छा आया था। नाउ जब पेपर बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही ईज़ी था, तो इतना तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है ही स्टूडेंट्स से, क्योंकि दे हैव रिटन द पेपर। अभी बस ये हो सकता है कि आप वेट करो, अच्छा मनाओ कि जो एग्जामिनर हो, जो इवैल्यूएटर हो, वो सारे डायमेंशंस को देख के आपकी कॉपी को चेक करे। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली कॉपी चेकिंग करे, तो जिसने भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में सबसे अच्छा कंटेंट लिखा होगा, उतने ही मार्क्स उसको दिए जाएँगे। ओवरऑल लीनिएंट मार्किंग नहीं होगी, तो कट ऑफ का एनालिसिस थोड़ा-सा नीचे हो सकता है। ठीक है? बाकी तो आप लोगों के पास पेपर अवेलेबल है, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एक बार गो थ्रू भी कर सकते हो, एनालिसिस भी देख सकते हो। अब क्या करें? नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें? ये तो हो गया, ठीक है? अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, केवीएस, एनवीएस आ रहा है, उसकी उसमें आपकी 11th एंड 12th हेल्प करने वाली है। जितना हो सके पीवाईक्यूज़ को अभी इन दिनों लगाइए। डिस्क्रिप्टिव पार्ट वहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसा आने के चांसेस अब लग रहे हैं मुझे, क्योंकि क्योंकि जो पार्ट पहली बार कंडक्ट कराया जाता है, उसमें वो लोग ईज़ी क्वेश्चंस को रखते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इतने दिन में जितना भी आपने प्रिपरेशन किया है, उसको एमसीक्यूज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। 9th एंड 10th को आप पढ़ाई आपने ऑलरेडी करी है, 9th एंड 10th की, 11th एंड 12th की है, तो वो आपकी हेल्प करेगी केवीएस, एनवीएस में। सो अभी स्टे मोटिवेटेड रहिए 5-6 दिन तक, प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं होइए। अब तो आपके पास, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, किसी भी कंडीशन में, तो आपके पास एक लास्ट रिज़ॉर्ट है केवीएस, एनवीएस, उसको अच्छे से प्रिपरेशन करके दीजिए, उसमें आपकी 11th एंड 12th हेल्प करेगी, ठीक है? उसके डिस्क्रिप्टिव भी थोड़ा-सा लेंदी होंगे, अभी आपको डिस्क्रिप्टिव का आइडिया लग चुका है और आप लिखने का पैटर्न भी सीख चुके हो, तो वहाँ आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो दोबारा से कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इस पेपर को एक रेफरेंस लेके, ठीक है? नाउ DSSS टीजीटी साइंस वाले बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी डेट्स अभी नहीं आई हैं। यूपी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज और उसकी डेट्स और उसका एंटायर सिलेबस है, आई विल बी डिस्कसिंग सून। इसके बाद में जो हम बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस की 100% एक्यूरेसी के साथ में, मोस्टली आई विल आस्क ईच एंड एवरीवन इंडिविजुअली फ्रॉम माय टेलीग्राम ग्रुप। जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनसे थॉरो 1 टू 1 मेरा डिस्कशन होगा, उसके बाद ही आई कैन लेट यू नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट कट ऑफ। बट आई हैव ऑलरेडी अज्यूम दैट आफ्टर सीइंग द पेपर एंड आफ्टर टॉकिंग टू द सम ऑफ द स्टूडेंट्स और चैट्स के जितने ग्रुप में ऑलरेडी जो पोल्स क्रिएटेड है, उसके मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 70 तक तो जाएगा ही जाएगा फॉर द यूआर कैटेगरी। तो प्लीज ये चीज को क्लियर रखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। एंड जिसने एनालिसिस नहीं देखा है वो जाके एनालिसिस देख लो, और जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है वो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। केवीएस एनवीएस के लिए मैं टेस्ट पेपर्स को रिसेंटली लॉन्च करूंगी, तो दैट वुड बी पेड, 49 रुपीज ही रहेगा उसका भी चार्जेस। तो आप जाके वहां से वो पेपर्स को डाउनलोड करके देख सकते हो। जितने मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 कंडक्ट कराया है, मेरे पे मॉक टेस्ट 1 फ्री था, वो मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अभी भी अपलोडेड है। आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हो कि कितना सिमिलैरिटी है मेरे पेपर में और इस पेपर में। पार्ट्स में मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैंने स्टेटमेंट देके उसकी सब स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि इन्होंने पूछा है, एक स्टेटमेंट दे दिया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए 2 पार्ट्स दे दिए हैं। सिमिलर पैटर्न मेरा था। ऑलरेडी मिरर पे मैंने
कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, मैग्निफिकेशन पे मैंने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, मेरी पीडीएफ से एग्जैक्टली एज इट इज कंटेंट उठ के आया है, क्लोरीन का एज इट इज आंसर क्वेश्चन उठ के आया है, कितने एमसीक्यूज में मैंने ऑलरेडी प्लांट हार्मोन पूछा है। मतलब ये तो चलो कॉमन है, सबने ही ये किया होगा। मुझे लगता है जितने ट्यूटर्स या जितने टीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट, उन्होंने सबने ये थीम को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कराया होगा। बट मेरा एक्सक्लूसिव इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने ही सिर्फ पार्ट्स में मेंशन किए हैं क्वेश्चन को, नोबडी हैज गिवन द क्वेश्चंस इन पार्ट्स। और सेकेंड थिंग, जो असर्शन रीजन, किसी भी टीचर ने, मुझे नहीं लगता, असर्शन रीजन की प्रिपरेशन आप लोगों को कराई थी। आई टोल्ड यू टू प्रिपेयर असर्शन एंड रीजन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। मैंने आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एज इट इज बना के दिए हैं। आप जाके मेरे मॉक टेस्ट 1 को चेकआउट कर सकते हो ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सेकेंड टेस्ट वॉज पेड एंड उससे एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ पेड वाले स्टूडेंट्स को अवेलेबिलिटी थी। बट टेस्ट पेपर 1 की सिमिलैरिटी एंड दिस एग्जाम की सिमिलैरिटी वो सिमिलर। तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो आप खुद से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप मोटिवेटेड रहोगे, डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और वेट कर रही हैं, जिसका भी पेपर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक दिन का टाइम लो, रिलैक्स करो और केवीएस एनवीएस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।